तुम मुसलमान हो, तुम्हें भी रहने का हक है। तुम दलित हो, तुम ऐसे रहो। तुम आदिवासी हो, तुम जंगल छोड़ो, जमीन छोड़ो, हम विकास करा रहे हैं। अब तो गृह मंत्री तक जवाब नहीं दे पाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होती है। मुझे क्यों पुलवामा हुआ पता नहीं, क्यों मैं उसको सोचता हूँ कि वो क्या था चुनाव के ठीक पहले, उसके बाद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मोहन भागवत का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि मोहन भागवत कौन हैं जो इस तरह की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या वाकई भारत का मुसलमान डरा हुआ है? क्या वाकई भारत के मुसलमानों को डराया जा रहा है? ये तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ है लक्ष्मण यादव जी, जो किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। लक्ष्मण जी, आप यहाँ आए थे और हम देख पा रहे हैं, आपने जैसा कहा कि कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। कैसे छुड़ाएंगे उन लोगों को? जेल से बाहर कैसे लाएंगे? कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है निश्चित रूप से, और जिन लोगों को जेल में डाला गया है वो हक हुकूक के लड़ने वाले लोग हैं, और जो भी लोग जेल के बाहर हैं उन सब का मानना ये है कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, तो हम एक बड़ी एकाब बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, और न्यायपालिका से लेकर के संवैधानिक संस्थाओं पर एक भरोसा रखेंगे, उनसे अपनी शिकायत दर्ज करेंगे कि भाई हमारे ही देश में अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो गलत ना हो, सबके साथ न्याय हो, इसकी कोशिश करते रहेंगे। और अल्टीमेटली हम किसी एक कैदी को छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं जो कोई प्रोफेसर है, कोई छात्र है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता तो इनका गुनाह क्या है? जेल में क्यों गए? बोलना है, इन सब का गुनाह सच बोलना गुनाह है। सच बोलना गुनाह है, और वह सच जो सत्ता का सच नहीं है, वह सच जो ताकतवर लोगों का सच नहीं है, वह सच जो कमजोर का है। लक्ष्मण यादव की नजर में सच की क्या परिभाषा है? मेरी नज़र में सच की परिभाषा यही है कि जो इंसान को बांटे नहीं, जो लोगों को तोड़े नहीं, नफरत न करे, किसी एक का हक छीन करके किसी दूसरे को। भारत में नफरत बढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि नफरत को बढ़ाया जा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। मेरी शिकायत तो बढ़ाने वाले लोगों से ज़्यादा उन लोगों से है जिनको इस बात की जिम्मेदारी इस देश का लोकतंत्र देता है कि ऐसा कुछ हो तो आप रोकिएगा, चाहे वो मीडिया हो, न्यायपालिका हो या सरकारें हों। मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप रोकिए, आप सच दिखाइए, आप लोगों की खबरें दिखाइए। लेकिन आरोप है कि लक्ष्मण यादव जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। अब तो गृह मंत्री तक जवाब नहीं दे पाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होती है, और हम तो टुकड़ों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो लोग हैं जो हर जगह टुकड़े बांट देते हैं। तुम मुसलमान हो, तुम्हें भी रहने का हक है। तुम दलित हो, तुम ऐसे रहो। तुम आदिवासी हो, तुम जंगल छोड़ो, जमीन छोड़ो, हम विकास करा रहे हैं। राहुल गांधी की मोहम्मद की दुकान पे गए आप? नहीं, अभी तो गए नहीं, लेकिन एक सैद्धांतिक सहमति है कि भाई चलिए, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं और मोहब्बत की बात तो कर रहे हैं। तो राहुल ही दिखता है, भविष्य दिखता है, भारत का भविष्य राहुल। ऐसा मैं नहीं कहूँगा। भारत का भविष्य इस देश की जमहूरियत में है, भारत का भविष्य इस देश की जनता में है, और जनता मुझे लगता है कि अगर मिजाज और मन बना लेगी कि मुझे न्याय, समता व बंधुता चाहिए, तो वो अपने मिजाज का नेता भी बना लेगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश तो संविधान से चल रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो गई है, किसानों की आय दोगुनी हो गई है, बुलेट ट्रेन चल रही है, और न जाने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां। पाकिस्तान पस्त है, चीन परास्त हो चुका है। वो अदम गोंडवी का एक शेर है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, यहाँ खड़े किताबी हैं। एक मुझे शेर याद आ रहा है हबीब जालिब का, कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्या बात! आप जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, खुदा ना खास्ता आप भी जेल में डाल दिए गए, तो आपको कौन बचाएगा? नहीं, मुझे उम्मीद है कि जैसे हम सारे न्याय पसंद लोग, हम अपनी जाति, धर्म, भाषा के ऊपर उठ करके हम ये देखते हैं कि कौन इंसान को जोड़ने की बात कर रहा, हक की बात कर रहा, हम उसके साथ खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे अगला नंबर मेरा हो या किसी का हो, ये हक की आवाज़ें कभी खामोश नहीं होंगी। इस मुल्क के लोग ललकार कर उठेंगे, आज नहीं कल उठेंगे, और ये पहचानेंगे कि कौन उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा था, और उसका साथ जरूर देंगे। मुझे भरोसा अभी भी इस मुल्क के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया।
कहा जा रहा है कि ये जो चौथा स्तंभ है घुन लग गया है, दरक चुका है, टूट चुका है। क्या वाकई जो चौथा स्तंभ है अब टूटने वाला है, टूट गया? जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो मुझे अपनी कक्षा में जाने में डर लगे तो इसका मतलब मैं अपने काम ढंग से नहीं कर रहा हूँ। इस देश के पत्रकारों को अब जनता के बीच जाना चाहिए। अगर आपको जनता के बीच जाने में डर लग रहा है, सीपी आते हैं पत्रकार आजकल। हाँ, सीपी आते हैं, वो मुर्गा लड़ाने, वो छोड़ते हैं। अगर आप पत्रकार हैं तो आप जनता के बीच जाइए। अगर आप हूट करके भगाए जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोचिए कि आप अच्छे पत्रकार हैं कि नहीं। लेकिन मोदी को वोट तो मिल रहा है इसी पर ही कि भाई राम मंदिर बनाएंगे, आर्टिकल 370 को निस्तो नाबूद करेंगे, और सब चल ही रहा है। आप देख रहे हैं कि अयोध्या हो गया, अब काशी चल ही रहा है, अयोध्या हो गया, काशी मथुरा आ ही गया है, लाइमलाइट में चल रहा है केस। मैं देखिए, एक बात तो सही है कि जमहूरियत में जो जीतता है चुनाव उसे ही सत्ता मिलती है। ये बात ठीक है, बहुत सारे लोग वोट भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल इसके पीछे भी हैं। मुझे क्यों पुलवामा हुआ, पता नहीं क्यों मैं उसको सोचता हूँ कि वो क्या था चुनाव के ठीक पहले, उसके बाद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। चीन उन इतना चाहते हैं फिर से पुलवामा? मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि वो क्यों हो गया उस समय, वो भी नहीं होना चाहिए था। थोड़ा जांच हो जाती, इतना आरडीएक्स कैसे घूम रहा था, मैं जांच चाहता हूँ। मैं उस पर कोई आरोप नहीं। जांच नहीं हुआ अभी इसका? मेरे सामने रिपोर्ट तो नहीं, आपके पास अगर है, आप पत्रकार हैं, आपके पास तो होना चाहिए। आप बताइए हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ होगा। ये चीन इतना कुछ कब्जा कर ले रहा है, पता नहीं राष्ट्रवाद कब जागेगा। महंगाई, बेरोजगारी, अच्छे दिन, वादे थे, उन सब पे चुनाव नहीं। 2 करोड़ का रोजगार भी था, बहुत सारे वादे थे, उन वादों को गिनाएंगे तो इंटरव्यू छोटा हो जाएगा। मैं अभी भी जानता हूं कि जनता को कुछ इमोशनल और नफरती चीज़ों में बरगलाया गया है, और बहुत सारे लोग अभी भ्रम में या उनके खेमे में कन्विंस होने की वजह से ये सब कर रहे हैं। लास्ट और आखिरी सवाल, हार्डकोर सवाल जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, कहा तो जाता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटीज़ अगर अलग अलग टुकड़ों में बटा है तो कैसे आप लोग मजबूत होंगे? आप अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए आप हार जाएंगे। नहीं, ये बात ठीक है कि लोग बटे हुए हैं, लेकिन मैं तो एक ऐसी उम्मीदें देखता हूं कि जब 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ तो सब मिलकर लड़े, भारत बंद कराए। सुप्रीम कोर्ट से जो चीज़ हुई थी उसको सरकार ने झुक करके वापस किया। SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को 13 पॉइंट रोस्टर जब आया तो SC ST OBC माइनॉरिटी और इवन जो भी संविधान को मानने वाले, न्याय को मानने वाले अपर कास्ट लोग थे, सब लोग एकजुट होकर के जुड़े। जहां भी कोई हक हुकूक की बात आती है, जैसे किसान आंदोलन, CNRC का आंदोलन, छात्रों नौजवानों का आंदोलन, ये सब तो मुझे उम्मीद की तरह दिखते हैं। कहीं एक दलित पर हमला होता है तो सारे OBC और बहुत सारे आदिवासियों पर होता है तो हम सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे उन सारी जगहों से उम्मीद की रोशनी दिखती है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये रोशनी और तेज होगी और सब लोग जो न्याय को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, एकजुट होकर के लड़ेंगे और एक बड़ी लड़ाई लड़ करके अपने भारत को बचा लेंगे। तो भारत को बचाने का ये पूरा लक्ष्य है या उद्देश्य है, यूँ कहें। अब कैसे भारत बचेगा, या जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चल रहा है और लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, उसे मीडिया कमज़ोर कर रही है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।